हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीके पीवाई की सीरीज़ पार्ट 3 और उसका है आज लेक्चर नंबर फर्स्ट। डेली हम लोग करेंगे यहाँ पे 20 क्वेश्चंस। क्यों? वैसे तो पहले मैंने 25 क्वेश्चंस भी करवाए थे, लेकिन 25 क्वेश्चंस अभी नहीं करेंगे, 20-20 से स्टार्ट करते हैं बिकॉज अभी एज सच कोई इमीडिएट एग्ज़ाम भी नहीं है ना। और ये भी है कि धीरे धीरे आप रेगुलरिटी में भी आ जाएंगे, यानी कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ, चाहे मैंने पार्ट 1 स्टार्ट किया था, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक चैलेंज देना चाहूँगा। चैलेंज ये है कि सिर्फ आपको 2 वीक रेगुलर रहना है, चाहे भले है आपको कितनी ही पीड़ा क्यों ना हो, क्योंकि आपको मानसिक पीड़ा तो होगी। क्योंकि पीड़ा का मतलब क्या है कि मतलब ग्रोथ हो रही है। सिंपल सी बात यही है ना कि जैसे आप जिम में जाते हो, अगर पेन नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि फिर दिक्कत है, आपने ढंग से एक्सरसाइज एग्जीक्यूट नहीं करी है। तो फिर मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि आपको लगे कि यार आज ना करें, बट रेगुलर रहें। रेगुलर इन दी सेंस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप साथ साथ चलें, वो ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मान लो मैंने लेक्चर 4 अपलोड किया, तो आपने अगर लेक्चर 3 नहीं किया है तो आप जंप मत करिए लेक्चर 4 में, उसको 3 को कंप्लीट करिए, तो उसको रिवाइज करिए, देन 4 पे बढ़िए। तो साथ साथ चलें, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप रेगुलर रहें, कंसिस्टेंट रहें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा आप टाइम निकाल सकते हैं। और बाकी ये जो यहाँ पे मैं चीज़ें करवाऊँगा, इसकी जो PDF है वो आपको परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, जो यहाँ पे मैं करवाऊँगा। बाकी अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए कि एकदम आपको लिखना भी ना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे आप हैंड रिटन नोट्स का जो सब्सक्रिप्शन है, जो पहले भी रहता था, उसको आप अवेल कर सकते हैं। बाकी ये जो PDF है ये आपको परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और बाकी अगर किसी को इसके अलावा कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बिकॉज ये पहले लेक्चर है तो आपके डाउट्स भी हो सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आज के जो इस लेक्चर है इसमें हम लोग करने वाले हैं 25 क्वेश्चन, 25 सवाल। क्योंकि आज मैंने लिया है जो CGL मेंस हुआ था आपका, एक ही शिफ्ट हुई थी इस बार, तो वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको ऐसा मत लीजिएगा कि उसका सोल्यूशन वीडियो है इस तरह से, आप सोल्यूशन वीडियो भी मान सकते हो, लेकिन इससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं CGL मेंस से। इससे और जो अभी सबसे लेटेस्ट एग्जाम हुआ था CGL मेंस, वो भी हम लोग का कवर हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट सोल्यूशन के रिगार्डिंग ही बोल रहे थे। लेकिन वैसे आपके 20 क्वेश्चन ही रहेंगे। अभी 25 वही है कि घुमा फिरा के 20 ही होंगे, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे 4-5 में करंट अफेयर के मिल जाएंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे स्टैटिक पे। तो नोट्स साथ साथ बनाते रहें तो आपके लिए बेटर रहेगा। मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप खुद के नोट्स बना लें तो ज़्यादा सही रहेगा। इससे ये होगा कि आप खुद की राइटिंग समझने में ज़्यादा आसान रहता है, रिविजन में भी हेल्प होता है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं, खुद से नहीं बना सकते हैं कुछ किसी कारणवश, तो आप फिर अभी मैं बता दूंगा कैसे क्या सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और बाकी नहीं होगा तो मैं ये जो पहला लेक्चर होगा, हाँ मैं ऐसा करूँगा कि इसके परमार SSC टेलीग्राम पे इसके नोट्स मैं पहले डलवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि इससे ये होगा कि आप पहले ही देख लेंगे कि भाई ये नोट्स मेरे लिए हैं फिर नहीं है, फिर मेरी राइटिंग ठीक है, फिर कैसा क्या है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेंगे नोट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गई बातें, बिकॉज पहला लेक्चर था इसलिए थोड़ी चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी था। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर और पेयर्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया एंड इवेंट्स विद विच दे आर एसोसिएटेड। भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरलों की गलत सुमेलित, मतलब इसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है ये पूछा है। ठीक है, तो डलहाउजी, रिवोल्ट ऑफ 1857, ऑकलैंड, फर्स्ट अफगान वॉर, कैनिंग, वुड्स डिस्पैच। तो हमें पता है कि जो वुड्स डिस्पैच है 1854 का, ये डलहाउजी के टाइम पे आया था। ठीक है, तो फर्स्ट का तो ये वुड्स डिस्पैच होना चाहिए। और जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, जिसको कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला था जरा बताइए। हु प्रोनाउंस्ड या फिर हु सेड इट एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, किसने बोला था। तो अगर हम बात करें कैनिंग, तो कैनिंग के टाइम पे हुआ था, तो इसने क्या किया है, इसको इंटरचेंज कर दिया है। और ये CGL मेंस का हम लोग कर रहे हैं। और CGL मेंस के लिए मैंने नेटो सीरीज़ करवाई थी, आप खोल के देख लीजिएगा, उसमें मैं चीज़ बताई थी। मैचिंग के काफ़ी क्वेश्चन करवाए थे कि मैचिंग वाले अगर 3 हैं तो या तो तीनों सही होंगे या सिर्फ एक सही होगा, तीनों सही होंगे या फिर एक सही होगा। और यहाँ पे वही है, सिर्फ ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि यह मैंने लॉजिक बताया था कि वो इंटरचेंज कर देता है, और यहाँ पे वही किया गया है, इंटरचेंज कर दिया गया है। डलाउजी और कैनिंग का इंटरचेंज करके उसने यहाँ पे मैचिंग बना दिया, और ये चीज़ मैंने नेटो में खूब सिखाई थी आपको। ठीक, तो यहाँ पे और ये बात मतलब चलो इस बात मैं वो नहीं कर रहा हूँ, टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ। टॉन्ट मैं पहले मारता था जब कुछ लोग ये बोलते थे निट्टो ये वो, कि मतलब काम नहीं आएगा, ये तुक्केबाजी। और ये अच्छी बात है कि मैंने टॉपर्स जो, क्योंकि मैं इंटरव्यू वगैरह देखता रहता हूँ इधर उधर, ठीक है, मैंने चैनल पे तो नहीं करवाए, लेकिन जो मैंने टॉपर्स के सुने कुछ, तो उन्होंने इस चीज़ को बोला है कि हाँ वो निट्टो किया था। और आई थिंक ऑल इंडिया रैंक में 6th या 7th, जो असम से हैं आई थिंक, तो वो मैंने देखा था उनका, तो वो मुझे उन्होंने ये चीज़ बोली, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, कि हाँ जो आप करा है तो अप्रिशिएट उस चीज़ को फिर कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ अ गुड थिंग। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर ओनली 2 नहीं होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे गलत पूछा। अगर गलत पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। मुझे पता है काफ़ी लोग तो यहाँ पे
गच्चा खा गए होंगे इन द सेंस कि इनकरेक्टली पूछा और वो करेक्ट के चक्कर में उन्हें आता होगा बिकॉज हम लोगों ने खूब किया था, ठीक है, तो वो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा मात खा गया। और ये भी चीज़ मैंने बताई थी निट्टो में कि यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, करेक्ट पूछा है फिर इनकरेक्ट पूछा है, बिकॉज वहाँ पे भी मैंने इस तरह के आपके क्वेश्चंस करवाए थे। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डलहौजी इन लोगों के टाइम पे और क्या क्या हुआ था। तो डलहौजी की अगर बात करें तो डलहौजी रहा था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 टू 1856। इसके टाइम पे एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था, यानी हड़प नीति जिसको हम बोलते हैं। इसी के टाइम पे सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर भी हुआ था, ठीक है, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर कब हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 1848 में, 1848 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की अगर बात करें, हड़प नीति 1848 में लाया था डलहौजी। और इसको सबसे पहले जिसको कॉन्कर किया था सतारा को देन संबलपुर एंड जैतपुर को एक साथ किया था। ये था क्या कि अगर आपका कोई नेचुरल हायर नहीं है, यानी कि अगर मान लो कि कोई किंगडम है उसमें राजा जी हैं और राजा जी करे में नहीं समा रहे हैं, मतलब कि राजा जी का कोई नेचुरल हायर नहीं, कि मतलब उनका कोई बेटा नहीं है या फिर अडॉप्टेड सन है, तो ये ब्रिटिशर पे डिपेंड करेगा कि उसको साम्राज्य सौंपेंगे कि नहीं सौंपेंगे और क्यों ही सौंपेंगे, ठीक है। तो ये सतारा ध्यान रखना सबसे पहले वो किया था। और क्या हुआ था इसके टाइम पे, वुड्स डिस्पैच हमने देखा। अच्छा, वुड्स डिस्पैच है क्या, तो वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, ठीक है। इसी ने बात कही थी कि भाई लोकल लैंग्वेज, लोकल लेवल पे वर्नाकुलर्स को प्रमोट करो। वर्नाकुलर का मतलब है लोकल लैंग्वेज को, बिकॉज इससे पहले आया था मैकुलेज मिनट, ठीक है, मैकुलेज मिनट आया था, ठीक है, 1833 में आया था। देन 1835 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। बेंटी के समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था जब मैकुलेज मिनट आया, और इसने बोला था कि भाई डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी कि भाई जो रिच क्लास ऑफ इंडियंस है उनको पढ़ा दो, वो नीचे वालों को अपने आप पढ़ा देंगे और उनको इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेट करो। बट वुड्स डिस्पैच जो आया था, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं, उसने वर्नाकुलर्स को प्रमोट करने की बात कही थी, क्योंकि मैकुलेज मिनट ने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कही थी और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1835 में बेंटिक के टाइम पे। इसलिए बेंटिक को हम फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। डलहौजी का क्लियर हो गया आपको। अब थोड़ा देख लेते हैं किसका, ऑकलैंड का। ऑकलैंड के टाइम पे यहाँ पे एक तो चीज़ लिखी हुई कि फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था और रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ भी हुई थी। जो पंजाब किंगडम था, रंजीत सिंह, ठीक है, उनकी डेथ भी हुई थी। जो पंजाब किंगडम था उसके ये हेड थे, एक तरह से। एक मिसलें हुआ करती थी, 12 मिसल होती थी सिखों में, उसमें से एक सुकरचर्या मिसल थी, और उस सुकरचर्या मिसल से जो है बिलोंग करते थे हमारे रंजीत सिंह। इनकी डेथ की अगर बात करें तो 1839 में हुई थी, 1839 में हुई थी। और ये जो ऑकलैंड है ये 1836 से लेकर 42 तक रहा था, ठीक है। तो यह ध्यान रखना कि 1839 में इनकी डेथ हुई थी, राइट। और अगर हम बात करें इसकी कैनिंग की, तो हाँ, कैनिंग की बात कर लेते हैं। तो कैनिंग के टाइम पे क्या क्या हुआ था, कैनिंग के टाइम पे तो एक काम सबसे बड़ा यही हुआ था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। ये एक ही साल रहा था, 56 से लेकर 57 तक। तो एक तो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, ये ध्यान रखना, जिसको कि हम सीपॉय म्यूटिनी के नाम से जानते हैं। ये हम किसी और क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें कवर कर लेंगे कि कौन लीडर था, कहाँ से किसने सप्रेस किया, रीजंस क्या थे इसके, ठीक है। बट इसको हम सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, सीपॉय म्यूटिनी के नाम से जानते हैं। और तो ऐसे जिसमें हाँ ये मतलब पहला वॉइस रॉय भी बना था, फर्स्ट वॉइस रॉय, बिकॉज हमें पता है कि वॉइस रॉय की जो पोजीशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से ही स्टार्ट हुई थी, इसलिए पहला वॉइस रॉय बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन सितंबर 2022 द गवर्नमेंट ऑफ डैश डिसाइडेड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नहीं होगा तो चलो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि हमार बेटी हमार मान, यानी आर डॉटर और ऑनर, ये किसने लॉन्च किया। तो ये जो नाम है ये मैंने आपको एटिमोलॉजी करके बताया था कि कई बार नाम पढ़ के हमें पता चल जाता है कि वो कहाँ की स्कीम है। अब मोस्टली लोगों ने ये कर भी लिया था कि उन्होंने मध्य प्रदेश को और झारखंड को एलिमिनेट आई थिंक कर दिया था, है ना। हाँ, ये दो स्टेट जितना, क्योंकि स्टूडेंट से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि सर ये तो कर दिया था, लेकिन काफ़ी लोग बिहार मार दिए थे, ठीक है। बिहार इसका नहीं आंसर होगा, इसका छत्तीसगढ़ आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। थर्ड क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में द डैश असेंबली सेट्स असाइड 1 डे फॉर विमेन एमएलएस टू स्पीक अबाउट विमेन इशूज सच एज, मतलब एक दिन अलग से विमेन एमएलएस के लिए रखा गया था कि वही सिर्फ बोलेंगे विमेन सेफ्टी, हेल्थ, हाइजीन, इसको लेके। और ये रखा था उत्तर प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने, ठीक है। ये मैं एकदम खटखट ऐसे ही करा रहा हूँ बिकॉज ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट अफेयर के हैं। अमंग दी चॉइसेस लिस्टेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैंसर, इनमें से कैंसर का फॉर्म कौन सा नहीं है, ये भी हम लोगों ने किया था,
कैसे कि ये ग्लोकोमा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ग्लोकोमा और ट्रैकोमा करके दो डिजीज़ होती हैं, सिमिलर साउंडिंग है, दोनों ही आई से रिलेटेड हैं। लेकिन जो ग्लोकोमा होती है ये हेरिडिटरी होती है मेनली, ऐसा नहीं कि सिर्फ हेरिडिटरी होती है, लेकिन हेरिडिटरी होती है और ये तब होती है जब आपके आई का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। आई में प्रेशर, उसके फ्लूइड जो होता है भरा होता है आई में, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं और जिसकी वजह से कंप्लीट धीरे 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 हम कंप्लीट ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाते हैं और ये इरिवर्सिबल है, यानी कि चाहे कुछ भी कर लीजिए ग्लोकोमा ठीक नहीं हो सकता है। इसी तरह एक डिजीज़ होती है ट्रैकोमा। ठीक है, ट्रैकोमा में क्या होता है, ट्रैकोमा सिमिलर है, प्रेशर बढ़ेगा सिमिलर, लेकिन ये बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है। और इसमें भी क्योंकि ऑप्टिक नर्व्स आपकी डैमेज होती हैं, बिकॉज देखिए आपकी आंख नहीं देखती हैं, आपका दिमाग देखता है। कैसे, आपका जो लेंस लगा हुआ है आंख में वो उसको पिक्चर को क्लिक करेगा और वो ऑप्टिक नर्व सिग्नल भेजती हैं दिमाग को कि ये चीज़ है, फिर ये ऑब्जेक्ट है। तो जब आपकी ऑप्टिक नर्व्स ही डैमेज हो गई तो इनको रिपेयर करने का अभी तक तो कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं हो, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा, बिकॉज ये फॉर्म ऑफ कोई कैंसर नहीं है। कार्सिनो नाम में ही कैंसर है, हम बोलते हैं ना कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेज या फिर कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। राइट, और भी डिजीजेज हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आई में होती है हमारी। एक तो होती है मायोपिया, और क्योंकि हम आइज़ को यहाँ पे डिजीज़ की बात कर रहे हैं तो आई वुड आस्क यू एक थोड़ा सा एक अगर आप एक्टिविटी कर पाएँ तो, एंड दैट इज़ कि अभी इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा दूर देख के अपनी आइज़ को 20 बार ब्लिंक करिए, एक डीप ब्रीथ लीजिए एंड देन स्टार्ट करिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका आई का एक तरह से नॉर्मल प्रेशर वगैरह सारी चीज़ें हैं और थोड़ा सा आई आपकी रिलैक्स हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये बोला जाता है कि 20 मिनट, वैसे तो अभी 20 मिनट आई थिंक नहीं हुए होंगे, तो 20 मिनट जब आप फोकस करते हो उसके बाद थोड़ा सा 20 फीट दूर देख के 20 बार आपको आँखों को मतलब झपकाओ, पलकें झपकाओ। दैट इज़ कॉल्ड एज 20-20-20 रूल, सो दैट आपकी आँख हेल्दी रहे, है ना। एसएससी ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी आँखें। तो मायोपिया की अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है, जैसे ये हमारा लेंस है और रेटिना पे इमेज आपकी बननी चाहिए, तो जो लेंस पे क्या है, रेटिना से पहले ही हमारी इमेज बन जाती है, ये होता है मायोपिया। तो ये पता होना चाहिए, बिकॉज एक बार आईसीएआर के एग्जाम में ये इस तरह से पूछ लिया था कि भाई ये फिगर बना दिए थे कौन सा मायोपिया कौन सा हाइपरमेट्रोपिया, इस तरह से, तो ये मायोपिया होगा। ठीक है, अब क्योंकि पहले ही लाइट्स आपकी जो कॉन्वर्ज हो गई रेज, तो इनको थोड़ा सा दूर भगाना है और उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉनकेव लेंस का। ठीक है, जिसको बोलते हैं अवतल लेंस, अवतल का हम इस्तेमाल करेंगे। मायोपिया को हम निकट दृष्टि दोष यानी नियर साइटेडनेस के नाम से जानते हैं, और ये कॉनकेव लेंस से सही होती है। इसमें होता क्या है कि पास का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है हाइपरमेट्रोपिया में, जिसको कि दूर दृष्टि दोष यानी कि फार साइटेडनेस के नाम से जानते हैं। एंड इसको अगर आपको सही करना है तो कॉन्वेक्स लेंस का आपको इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ पे होता क्या है कि लेंस ये है, ठीक है, ये रेटिना है, बट आपकी जो इमेज है वो रेटिना के पार बन रही, तो इसलिए आपको कॉन्वेक्स का यूज़ करना है। यहाँ पे किसका आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे कॉन्वेक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस का, तो रेटिना पे आपकी इमेज बनेगी, बिकॉज रेटिना पे इमेज बननी चाहिए। प्रेस बायोपिया क्या होता है, प्रेस बायोपिया में जो आपका लेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, या ये होता है जो ओल्ड एज के हमारे लोग होते हैं, जैसे खासकर अधेड़ उम्र के जो लोग होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब 45 प्लस हो जाते हैं, धीरे धीरे लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है, तो ऐसे लोगों के लिए यूज़ होता है बाईफोकल लेंस। बाई फोकल लेंस क्या होता है, जिसमें कि कॉनकेव पार्ट भी होता है और कॉन्वेक्स पार्ट भी होता है। अगर मतलब दोनों दूर का भी दिक्कत होता है और पास का भी दिक्कत होता है, तो आपने देखा होगा इस तरह से चश्मों में इस तरह से होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज बाई फोकल लेंस। क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स Order 4th Amendment Bill 2022 was passed in Rajya Sabha in December 2022. It seeks to amend the Constitution Scheduled Tribes Order 1950 with respect to its application to the state of, तो किस स्टेट से संबंधित है अगर हम बात करें तो ये है आपका कर्नाटक से संबंधित। अगेन करंट अफेयर का तो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और काफ़ी पुराना भी है। मैच द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स मैटर्स विद देयर कंसर्टेड आर्टिकल्स, निम्नलिखित विषय वस्तुओं को उनके संबंधित लेखों से मिलाएं। और पता नहीं मेरे दिमाग में भी एक विचार आया, ठीक है, वो विचार ये था कि आप ये कमेंट में पूछेंगे कि सर क्या हमें करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, पीवाई की सीरीज़ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो पीवाई की सीरीज़ को लेके मैंने एक वीडियो डाल दिया है, तो उसमें सारे आपके डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे, तो कृपया करके उसको देख लें, ठीक है, बजाय कि बार बार पूछने के। तो अब इसको करते हैं, लिस्ट है और यहाँ पे लिस्ट 2 है, तो ये आर्टिकल है और वो किस आर्टिकल से आपको मैच करवाना ही है। देखिए यहाँ पे इतना तो आई थिंक सभी को पता होगा कि जो हमारा पार्ट नंबर 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें इलेक्शंस के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्शंस के बारे में। और इसमें आर्टिकल नंबर 324 से लेके 329 तक है, 324 से लेके 329, ये आई होप सभी को पता होगा।
अब अगर ये है तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा? फॉर एग्जांपल मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि 324 में क्या है, 327 में क्या है, 329 में क्या है। अगर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है तो फिर मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा? मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूँगा बिकॉज मुझे पता है कि अगर 324 से शुरू होकर 329 तक ये जा रहा है, मतलब 300, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब हम बोलते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक में दिया हुआ है या फिर 61 तक दिया हुआ है, तो 52 में क्या दिया हुआ है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। यानी पहले तो जो पहला वाला आर्टिकल होता है वो उसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है, उसके डेफिनेशन की बात करता है, ठीक है। तो सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन में ये वेस्ट करना है, ये 324 बोलेगा, यानी कि फर्स्ट का तो बी होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो फर्स्ट का बी कहाँ पे है? फर्स्ट का बी तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। फर्स्ट का बी तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, गया खत्म क्वेश्चन। तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये। और अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन टास्क क्या होता है, रोल क्या होता है? इलेक्शंस करवाना। किसके इलेक्शंस करवाना? पार्लियामेंट के। जब मैं बोलता हूँ पार्लियामेंट, इसका मतलब है लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाते हैं इसमें। लोकसभा के जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव, राज्यसभा के जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि लोकसभा में कैसे होता है, ठीक है, और राज्यसभा में किस तरह से इलेक्शन होता है, सारी चीज़ें। पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाते हैं, प्लस स्टेट लेजिस्लेचर के भी इलेक्शन करवाते हैं। व्हेन आई से स्टेट लेजिस्लेचर, दैट मीन की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। क्लियर है? स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव स्टेट का इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है, ध्यान रखना। स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है वो किसके चुनाव करवाता है? वो सिर्फ और सिर्फ लोकल बॉडीज़ के चुनाव करवाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये नहीं करवाता है। लोकल बॉडीज़ जैसे कि पंचायत, म्यूनिसपैलिटीज़ यानी नगर पालिकाओं के चुनाव करवाने का काम स्टेट इलेक्शन कमीशन का होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था? इट वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950, 1950 में स्टैब्लिश हुआ था। और इसीलिए हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी को। और आपसे एक क्वेश्चन है, दैट इज़ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मल्टी मेंबर बॉडी कब बना? मल्टी मेंबर का मतलब क्या है कि उसमें बहुसदस्यीय कब बना? तो चलो मैं ही आंसर कर देता हूँ, बिकॉज अभी तुम लोगों ने चीज़ें स्टार्ट करी हैं, तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं ही आपको चीज़ें बताऊँ, कम ही पूछूँ आपसे। और आगे जैसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो यहाँ पे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उसको मैं पूछूंगा आगे, ठीक है। तो मल्टी मेंबर बॉडी अगर बात करें तो 1989 में बना। क्यों? क्योंकि 61st अमेंडमेंट आया था, उसने ये बोला था, उसने क्या किया था, वोटिंग एज को डिक्रीज़ कर दिया था। पहले वोट डालने के लिए 21 साल उम्र हुआ करती थी, फिर 61st अमेंडमेंट से उम्र को घटा के 18 साल कर दिया गया। अब क्योंकि 18 साल कर दिया गया तो ज़्यादा लोग वोट डाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग वोट डाल सकते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे जो काम का बोझ है वो बढ़ गया, इसलिए इसको 1+2 बनाया गया। यानी कि पहले सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होता था, बट अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको मैंने 1 से रिप्रेजेंट किया है, एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होंगे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया, ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द फॉलिंग कोकोनट, स्पीडिंग कार्स, रोलिंग स्टोन्स एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स? कौन सी एनर्जी एसोसिएटेड है? सबसे पहले व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू दी वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता है, ठीक है। एबिलिटी टू डू दी वर्क, कार्य करने की क्षमता, ठीक। अब इस क्षमता की अगर हम बात करें एनर्जी को, तो डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी होती है, एंड वी ऑल्सो नो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको झापड़ मारा जोर का, ठीक है, तो मैंने एक तरह से वेलोसिटी से मैं अपने झापड़ को लाया, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। जिसमें भी वेलोसिटी होती है, जिसमें भी वेग होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होती है, बिकॉज उसमें गति है, वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने लाया तो आपके गाल ने मेरे हाथ को रोक लिया। अब रोक तो लिया, लेकिन सारी एनर्जी मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दी। थोड़ा सा आपको क्या हुआ होगा, लाल लाल हुआ होगा, थोड़ा सा गर्म लगा होगा, तो गर्मी सब कहाँ से आ रही है? वो मेरे हाथ की एनर्जी है, ठीक है। तो काइनेटिक होता है ना, जब सर्दियों में मार खाते थे, है ना, मैं नहीं खाता था, आप खाते थे ठीक है। तो मार जब खाते थे तो आपको ने नोटिस किया होगा कि काफ़ी गर्म लगता था, है ना, ऐसा लगता था कि और मार दे थोड़ा टीचर तो वो जो एनर्जी है वो उसी की एनर्जी उसने आपको ट्रांसफ़र कर दी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? यही होगा काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज यहाँ स्पीडिंग कार है, मतलब उसमें वेलोसिटी है। कोकोनट क्योंकि गिर रहा है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और बाकी अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है 12mv²। 12mv²। ये mv² क्या है? ये m है मास, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान, और v है वेलोसिटी, जिसको बोलते हैं वेग, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से कभी कभी पूछता है कि अगर वेलोसिटी को डबल कर दें या फिर हम मोमेंटम को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको बताया जो काइनेटिक एनर्जी है इसका फॉर्मूला होता है हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर।
अब अगर आप वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो इतना तो आपको मैथ्स आना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा। आई होप ये करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। तो भाई लीनियर मोमेंटम होता है जिसको हिंदी में संवेग बोलते हैं, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, एम वी, यानी द्रव्यमान गुणित वेग। अब सिंपल सी बात है, इसको हाफ एम वी स्क्वायर को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, एम वी स्क्वायर ऊपर एम का मल्टीप्लाई करूँगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और नीचे एम का मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर दूंगा, एम से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर को मैं पी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, सिंपल। और नीचे क्या आ जाएगा? 2m। तो ये काइनेटिक एनर्जी का एक नया फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। तो अगेन अगर मैं इसको डबल करूँगा तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ये 4 टाइम्स यानी क्वाड्रपल हो जाएगी। इज दैट क्लियर? और हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि किसी चीज़ की स्थिति की वजह से। जैसे कि इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो खिंचा हुआ तीर कमान, यानी कि जो स्ट्रेच्ड बो होता है, खिंचा हुआ तीर कमान, यानी कि जो स्ट्रेच्ड बो एंड एरो होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, तीर कमान से आप मुझे ये बताइए कि तीर कमान किस साउथ इंडियन डायनेस्टी का एक एम्बलेम था? तीर कमान तो किसका था ये था चेरास का। चोला का टाइगर था, पांड्या का फिश था। ठीक है, तो फिश ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। और अच्छा, कभी पूछ ले कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी और अगर आप काइनेटिक एनर्जी को मिला देते हो तो दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जैसे खिंचा हुआ तीर कमान हो गया, या फिर ठहरा हुआ पानी हो गया, आपने जैसे एकदम से डैम खोल दिया तो पानी एकदम से चला गया, वेलोसिटी आ गई उसमें, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गई। खिंचा हुआ तीर कमान है, जैसे ही आपने छोड़ा तीर वेलोसिटी पे आ गया, उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। राइट, आगे बढ़ते हैं। मैच द पोजिशंस इन लिस्ट 1 विद लिस्ट स्टेट इन द लिस्ट 2 रिलेटेड टू द 36। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्या ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर्स है। और यहाँ पे देखते हैं निट्टो लग सकता है क्या, तो निट्टो लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आंसर निकलता है कि नहीं आता निकलता है। तो देखिए 2 ऑप्शन बोल रहे हैं, 1 होगा। ठीक है इसमें, लेकिन नहीं, इसमें 4 1 2 3 होगा। ठीक है, बिकॉज मेडल टैली में सर्विस ने ना टॉप किया था, इसलिए जो 4 से स्टार्ट होगा तो 4 1 2 और 3 वाला होगा। ठीक है, तो निट्टो यहाँ पे नहीं लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, मैच द फॉलोइंग। कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है और आगे नेम ऑफ द रिवर। एरिया ऑफ बैडलैंड टोपोग्राफी तो हम लोगों ने कई बार देखा था, जो लोग ये पीवाई की सीरीज़ करे गए होंगे तो ये तो क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब जो मेंस में, और यही कारण है। ठीक है, मतलब मैंने शेयर भी किए थे बहुत लोगों के। ठीक है, मैं देखता हूँ कि अच्छा आपके 60 आए थे। काफ़ी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ 64 पे खड़े हुए थे, बट उनका अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। ठीक है, तो मैथ्स कैसे उनका नहीं हो पाया, या फिर जो बाद में पहले तो हो रहा था विद आंसर की जो चेंज हुई थी उसके बाद जो जो चीज़ें हुई उसके बाद नहीं हुआ। 64 वाले आप जाके देखिएगा 60+ वाले तो तकरीबन मेरे हिसाब से जो मेरे पास भेजे थे स्टूडेंट ने, तकरीबन 14-15 स्टूडेंट होंगे कम से कम जो 60+ वाले हैं। ठीक है तो इम्पैक्ट पड़ा, ऐसी बात नहीं है। तो बैडलैंड टोपोग्राफी की अगर बात करें तो बैडलैंड टोपोग्राफी होता है जब हमारे रेवाइंस क्रिएट होती हैं। कब क्रिएट होती हैं? जब गली इरोजन होता है। और गली इरोजन के लिए जो फेमस है हमारी रिवर वो है चंबल नदी। तो ए का 4 होगा, ए का 4 होगा, ये गया। वृद्ध गंगा, ये हम बोलते हैं गोदावरी को। ठीक है, वृद्ध गंगा हो गया या फिर दक्षिण गंगा हो गया, तो 4 के बाद 1 होगा, दैट मीन्स ये गया। सांगपो या फिर यारलंग सांगपो, किसका तिब्बत में नाम है, तिब्बत में नेम है ये ब्रह्मपुत्रा का, तो यानी 2 होगा, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। बिकॉज सौर ऑफ बिहार हमारी कौन सी, कोसी रिवर है। ऐसे ही सौर ऑफ बंगाल अगर मैं बात करूँ, क्या आंसर होगा? ठीक है, सौर ऑफ बंगाल हम किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं दामोदर को। ठीक है, दामोदर को बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये गली इरोजन क्रिएट करती है चंबल रिवर, जिसके ऐसे रवाइंस क्रिएट होते हैं और पूरी जो टोपोग्राफी है ये बैडलैंड टोपोग्राफी में तब्दील हो जाती है। चंबल की अगर बात करें तो मऊ प्लाट्यू से निकलती है, मऊ प्लाट्यू में जो जनापाव की जो पहाड़ियाँ वहाँ से, और चंबल नदी जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, विच इन टर्न इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। तो ये यमुना की सहायक नदी है और ये यमुना खुद गंगा की सहायक नदी है। ऑलराइट, ब्रह्मपुत्रा की थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं बिकॉज ये छोटा है, नहीं तो अगर मैं बाकी का पूरा करने आया तो फिर टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। तो हम धीरे धीरे चीज़ों को करेंगे, एकदम से सारा नहीं कर लेंगे पहले लेक्चर में। तो ब्रह्मपुत्रा की अगर बात करें तो हमें पता है ब्रह्मपुत्रा निकलती है या तो अभी कहीं कहीं चेमा युंगडोंग आपको देखने को मिलेगा, चेमा युंगडोंग जैसे एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये देखने को मिलेगा, और कहीं पे अंगसी ग्लेशियर भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं। ये निकलती ये है कहाँ पे? आपके लेक मानसरोवर के पास, यानी जो मानसरोवर झील पड़ती है वही मानसरोवर,
वहीं पे ये जो हमारा पड़ता है ग्लेशियर। तो ये यहाँ से ऐसे निकलती 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 और यू टर्न मार के इंडिया में आती है, और जहाँ पे यू टर्न मारती है उसका नाम है जगह का नामचा बरवा, जो कि हमारे हिमालयन की ईस्टर्न मोस्ट पीक है। नामचा मरवा नहीं नामचा बरवा, ठीक है। चलो नामचा बरवा आंसर इसका होगा। तो साउथ वर्ड टर्न मारती है और यहाँ पे अरुणाचल में एंटर करती है। तो एंड अरुणाचल में भी दो नाम है, हाई लैंड्स पे यानी कि जो पहाड़ियों में सियांग नाम है, थोड़ा सा लो लैंड्स पे आती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। ध्यान रखना दिहांग है ना कि दिबांग। दिबांग इसकी सहायक नदी का नाम है, इसकी ट्रिब्यूटरी का नाम है। देन जब ये यहाँ पे आती है असम में तो इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। इस तरह से मैं असम में थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो असम में इस तरह से आप ड्रॉ करिए, जैसे ये असम आ गया, ठीक है। असम यहाँ से थोड़ा सा, और असम से फिर ये साउथ वर्ड टर्न मारती है। ये जगह है असम में डुबरी, जहाँ से DHUBRI, जहाँ से साउथ वर्ड टर्न मारती है। और यहाँ पे इसका नाम पड़ा है पहले ब्रह्मपुत्रा, और ये साउथ वर्ड टर्न मार के घुस जाती है कहाँ पे, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है जमुना, ठीक है। देन ये मिलती है गंगा, जिसको पद्मा नाम से जाना जाता है, और ये देन बन जाती है मेघना, ठीक है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं, सुंदरबन डेल्टा। इसकी ट्रिब्यूटरीज की अगर मैं बात करूँ तो दिबांग हो जाएगी। वैसे तो मैं आगे भी करवाऊंगा पूरा मैप से भी, बट यहाँ पे भी नोट कर लेते हैं। दिबांग, लोहित, धानसारी, सुबनसारी, ठीक है, धानसारी, सुबनसारी, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी सहायक नदी हैं। और भी हैं, ठीक है, कामिंग, लेकिन इतने में आपका काम चल जाएगा आराम से। What will be the average kinetic energy per molecule in SI units for an ideal gas at a temperature of 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए SI इकाइयों में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्या होगी भाई, क्या होगी? तो क्या आंसर होगा इसका? तो नेटो से तो हो नहीं सकता है ये, है ना, बट इसका आंसर होगा ये 6.17 इंटू 10⁻21। नॉलेज से भी बहुत ही, मतलब NCERT में तो दिया नहीं हुआ कहीं पे, ठीक है। तो बहुत ही मुश्किल है इस क्वेश्चन को करना, और ट्रिक भी इसमें कोई नहीं लग रही है। तो ऐसे हमें कोई पूरा में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर भी नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू सेंसस, हाँ वो बात अलग है कि भाई आपका दिन है, आपने तुक्का मारा और सही लग गया वो। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द गैप इन द लिटरेसी रेट्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हाईएस्ट? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा अंतर था, या फिर सबसे ज़्यादा अधिक अंतर था? मिजोरम, मेघालय, केरल या फिर राजस्थान? तो चलिए हम 2011 के बेसिस पे जो लिटरेसी रेट है भारत की, जो साक्षरता दर है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो लिटरेसी रेट अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंडिया की 74.04% है। इसको अगर मैं बाइफरकेट करूं मेल यानी पुरुष और फीमेल यानी कि महिला के बेसिस पे, तो मेल के लिटरेसी रेट ज़्यादा है 82.14%, और फीमेल की है 65.46%। ये सब 2011 का जो सेंसस, जो जनगणना हुई थी, उसके बेसिस पे है ये। तो 82.14 और 65.46। अब यहाँ पे मैं थोड़ा हाईएस्ट और लोवेस्ट बात कर लेता हूँ। कैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे? चलो मैं लिख देता हूँ स्टेट, और यहाँ पे लिख देता हूँ यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हाईएस्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लोवेस्ट, ठीक है। तो मैं अगर हाईएस्ट की बात करूँ कि कौन सा राज्य है जिसका लिटरेसी रेट हाईएस्ट है, तो वो होगा हमारा केरल। केरल का जो लिटरेसी रेट है वो रफली 94% है। और अगर हम लोवेस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो ये बिहार की है, ठीक है। तो बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो रफली 61.8% है। और यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो हाईएस्ट है लक्षद्वीप का, और कितना लिटरेसी रेट है? 91.85% है। और दादरा नगर हवेली का सबसे कम है। तो दादरा नगर हवेली कितना है? 77.24% है दादरा नगर हवेली का लिटरेसी रेट, यानी कि साक्षरता दर। और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ ले कभी, तो डिस्ट्रिक्ट में सेरछिप है मिजोरम का, ठीक है। सेरछिप करके डिस्ट्रिक्ट है ये मिजोरम में, इसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। और लोवेस्ट अगर पूछ ले तो अलीराजपुर, ये है इसका लोवेस्ट, और ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा, डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस राजस्थान में सबसे ज़्यादा है मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट में कुछ। और ये पता है MTS का सवाल है, इससे पहले ये सीजीएल मेंस में भी आया, इससे पहले MTS में आ चुका है ये। तो इस वजह से कोई सी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द टोटल इनकम अर्नड बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज बिफोर डिडक्शन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स? ये काफ़ी डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन रहा। पहले SSC ने आंसर में दिया ये, और अभी जो लेटेस्ट आई उसमें दिया ये, वैसे NCERT में दिया हुआ ये। तो सर हम क्या माने, ये कि ये तो इतना ये कर लिया, तो फाइनली आपको ये मानना है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट इसने आंसर की दी है वो ये होगा। बट मैंने पढ़ाया तो यही था, जब मैंने सीजीएल मेन से पहले पढ़ाया था। NCERT में यही दिया है, लोग लगा के भी यही हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसका रिप्रेजेंटेशन डाल दिया, तो SSC ने आंख बंद करके ग्रॉस इनकम डाल दिया तुरंत। खैर अब ये होता क्या, थोड़ा उसको समझ लेते हैं।
तो पहले हम समझ लेते हैं कि नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पर्सनल इनकम अगर हमें कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम से, तो नेशनल इनकम में सबसे पहले हम वो इनकम जो अर्न तो करी है लेकिन मिली नहीं है, दैट इनकम विच इज़ अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, जैसे कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट्स, कॉरपोरेट प्रॉफिट, ये प्लस वो इनकम जो अर्न नहीं करी है लेकिन रिसीव हो गई है, इनकम नॉट अर्न बट रिसीव्ड, ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होते हैं, जैसे सब्सिडी वगैरह मिलती है, क्या हमने वो कमाई है सब्सिडी, क्या कुछ काम किया था इसलिए मिली सब्सिडी, नहीं, फ्री में मुफ्त में मिली है, कमाई नहीं है लेकिन मिली है, उसको जोड़ा जाता है। और या फिर जैसे कि ये चीज़ क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ, भाई कुछ मान लो कि आपने 1 लाख रुपए लगाया और उसमें 10,000 का प्रॉफिट हो गया, बट वो प्रॉफिट अभी तक आपको कंपनी को क्योंकि नहीं मिला, तो उसने अभी आपको ट्रांसफ़र किया नहीं है, और क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं किया है तो अभी आपने अर्न तो कर लिया लेकिन मिला नहीं है, तो उसको घटा देंगे। ये होती है पर्सनल इनकम। अब इस पर्सनल इनकम को अगर मैं ले लूँ और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इनकम हुई साल में 8 लाख मान लो, ठीक है, इसमें से मुझे देना पड़ेगा कुछ टैक्स। अब ये जो टैक्स है इसको मैं घटा दूंगा, तो ये जो मिलेगी मुझे, ये इट इज़ कॉल्ड एज डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल का मतलब होता है यूजेबल, यानी कि वो इनकम जिसको कि मैं अब यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर यहाँ पे बिफोर की जगह लिख देता आफ्टर, तो इसका आंसर हो जाता है डिस्पोजेबल इनकम, यानी वो इनकम जिसको कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। नेशनल इनकम एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसको लेके धीरे धीरे जब आगे आएंगे चीज़ें तो देखेंगे। अभी हम लोगों ने पर्सनल इनकम समझ लिया है, वैसे कायदे से तो पहले जब टॉपिक करते हैं तो पहले नेशनल इनकम करते हैं देन पर्सनल इनकम, लेकिन कोई नहीं, आगे हम लोग नेशनल इनकम करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या इसके मेजर्स हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सारी चीज़ें। अमंग दी फॉलोइंग डिजीजेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहेरिटेड, यानी कि इनमें से कौन सी बीमारी विरासत में नहीं मिलती है। तो ज़मीन जायदाद ही सिर्फ विरासत में नहीं मिलती, बीमारियां भी मिलती हैं, और इनमें से मलेरिया वो नहीं है। ऐसा तो आपने नहीं सुना है कि जब कोई मतलब जैसे बच्चा होता है तो ओहो ये तो बच्चा हुआ लेकिन मलेरिया के साथ पैदा हुआ ये ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, और ये एक प्रोटोजोआ की वजह से, मतलब प्रोटोजोआ इसका जो है इसकी वजह से डिजीज़ होती है ये। तो प्रोटोजोआ है कौन सा ये प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम। जो हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि प्लाज्मोडियम जो है ये मल्टीपल फिजन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अडॉप्ट करता है, ठीक है, मल्टीपल फिजन को अडॉप्ट करता है, और इसको जो काटता है, मतलब जो कौन सा इसको मतलब कैरियर कौन है, कौन इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ खुद तो चल के जाता नहीं है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, तो ये हमारे भाई साहब हैं, मतलब भाई साहब नहीं है, बहन जी हैं, एनोफिलीज जी, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो मादा मच्छर होता है, मतलब कि जो फीमेल मस्क्यूटो होता है वही हमेशा जो है खून चूसता है और बीमारी फैलाता है। अब इसको कहीं और मत आप रिलेट करिएगा, ठीक है, मुझे पता है कुछ लोग रिलेट करने लगेंगे। एनोफिलीज मस्कीटो, और कौन सा है जो डेंगू फैलाता है, तो डेंगू की अगर हम बात करें तो ये प्रोटोजोआ की वजह से नहीं होती है, ये वायरस की वजह से होती है डिजीज़। और डेंगू की अगर बात करें तो ये फीमेल एडीज़ इजिप्टी जो है ये मतलब मच्छर होता है जो इस वायरस को कैरी करके ले जाता है, डेंगू के वायरस को, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बेस्ड ऑन करेंट साइंटिफिक नॉलेज इट इज़ करंटली पॉस्टुलेटेड दैट द अर्थ हैज़ एन एस्टिमेटेड एज ऑफ, वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान के अनुसार वर्तमान में यह अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी की आयु कितनी है। तो ये भी हम लोगों ने किया था, मैंने साफ साफ को बताया था कि भाई 4.5 बिलियन साल पुरानी है। अगर आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिए थे खत्म, 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं, आप कर लेते हैं। बाकी इसमें निट्टो भी कायदे से लग रहा है, ना जाने कितने क्वेश्चन करवाए होंगे निट्टो वाली सीरीज़ में मैंने, कि भाई सिमिलर वाले ऑप्शन में ही आंसर छुपा होता है, तो ये सिमिलर ही तो हैं, 50 45 और ये 45 इतने, और 4 इतने साल, ये तो बहुत कम नहीं है। मैंने आपको बताया था अर्थ का मतलब, जैसे कि अगर मैं अर्थ के लिए 100 साल बोलूँ तो 100 साल इज़ लाइक अ ब्लिंक ऑफ एन आई। ऐसे हिमालय हर साल 1.5 सेंटीमीटर बढ़ रहे हैं लेकिन क्या ये आपको चेंज विजिबल होगा आपके लाइफ टाइम में? नहीं, ये चेंज होगा बहुत सारे, ठीक है, मतलब इन जितनी भी हमारी ज्योग्राफी में चीज़ें होती हैं बहुत धीरे धीरे, मतलब लाखों साल में एक चीज़ें हमें विजिबल होती हैं ढंग से, ठीक है। जैसे कि आप अफ्रीका ही है, अफ्रीका में यहाँ पे आपने नोटिस करना मैप में ग्रेट रिफ्ट वैली है, ये ग्रेट रिफ्ट वैली ये माना जाता है यहाँ से लाखों साल बाद ये जो पार्ट है अफ्रीका का ये अलग होकर यहाँ से ड्रिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, लेकिन ये आपको विजिबल नहीं होगा, आपको देखने को ये शुभ अवसर नहीं मिलेगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो इसका आंसर होगा। 1 बिलियन में कितना होता है जरा बताइए, 1 बिलियन में कितने लाख होते हैं जल्दी से? तो 1 बिलियन में होता है आपके 10,000 लाख, ठीक है, यानी कि आपके तकरीबन हो गए 100 करोड़, ठीक है, 1 बिलियन में 100 करोड़ हो गए, ये समझ लो, तो उसके हिसाब से ये आंसर होगा इसका।
बाकी अगर बात करें थोड़ा सा अर्थ की, तो ये हम एज अर्थ की निकालते कैसे हैं? तो अर्थ की एज निकालने के लिए तो हम कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये मेथड्स होते हैं अर्थ की एज को कैलकुलेट करने के लिए। अर्थ को अगर बात करें इतने साल पुरानी है, तो अर्थ के जो एवोल्यूशन है या फिर हम बोल सकते हैं कि अर्थ का जो ओरिजिन, इसके लेके काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि जो हमारा यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ था, इसको लेके है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो ये माना जाता है लेमाइटर जी ने दी थी, ठीक है, लेमाइटर। और इसी थ्योरी से रिलेटेड है हमारी स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी, ये जो थ्योरी है ये होयल्स ने दी थी, हम बोलते हैं होयल्स स्टेडी स्टेट थ्योरी। और ये होयल ने दी थी स्टेडी स्टेट थ्योरी, जिसका मतलब ये था कि हाँ, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि हमारा जो यूनिवर्स है ये एक्सप्लोजन से क्रिएट हुआ था, बिग बैंग हुआ था। और वो एक्सप्लोजन से क्या हुआ था, धीरे 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 आज भी हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, ये माना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, इन्होंने बोला कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, बट उसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो कांस्टेंट बनी हुई है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट एज स्टेडी स्टेट थ्योरी। और ये अगर पूछ ले कब दी गई थी, तो 1948, 1948 में। ये तो गई यूनिवर्स के ओरिजिन के रिगार्डिंग। अगर हम बात करें जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसको लेके जो थ्योरी दी गई थी, दैट वाज नेबुलर लैप्लेस थ्योरी, ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस इसको हम बोल सकते हैं। ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस है, इसको सबसे पहले दिया था इसको सबसे पहले दिया था इमैनुअल कांत ने 1755। इमैनुअल, पता है इनको लेके, पता नहीं, मैं हो सकता गलत भी हूँ, लेकिन मैंने जो स्टोरी सुनी है इनको लेके, ठीक है, इमैनुअल कांत, वो ये है कि टाइम के इतने ज़्यादा मतलब पंक्चुअल थे, इतने ज़्यादा पंक्चुअल थे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ ये बैठे हैं, ठीक है, और इनका सोने का टाइम हो गया, तो ये कुछ नहीं बोलेंगे, उठ के चले जाएंगे बेड पे, सीधे लेट जाएंगे, और आप सरप्राइज़ हो जाएंगे क्या हो गया इनको, ठीक है, लेकिन इनका टाइम हो गया जाने का। तो इतने ज़्यादा पंक्चुअल थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनको अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जाना था, तो जो ये बोला जाता था कि जैसे इनकी चप्पल मान लो कि एकदम से निकल गई, कीचड़ में फंस गई, तो ये निकालते नहीं थे उसको, चले जाते थे सीधे क्योंकि निकालने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये कहा जाता, पता नहीं सही है कि नहीं। 1755 में इन्होंने दिया था, और इसी पे रिवाइज़ किया था, इसी को रिवाइज़ किया था लैप्लेस जी ने 1796 में, ठीक है, लैप्लेस जी ने इसको रिवाइज़ किया था, रिवाइज इन दिस इस पर और थोड़ा एड ऑन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16th नंबर। यहाँ पे लेफ्ट साइड में एसिड दिया हुआ है, राइट साइड में उसका फूड सोर्स दिया हुआ है, यानी कि ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जो हमें फूड सोर्स हमें ऑर्गेनिक चीज़ों में मिलते हैं, और बाकी जो हमें नहीं मिलते उनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड में हमारे कौन आ जाते हैं, जो कि काफ़ी कोरोसिव इन नेचर होते हैं, डेंजरस होते हैं। तभी है ना, एसिड में जब आप बॉटल देखते हो तो इस तरह का वार्निंग का साइन बना रहता है। जैसे हमारा H2SO4 हो गया, खासकर अगर कंसनट्रेटेड है तो बहुत ही ज़्यादा, HNO3 हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे मिनरल एसिड होते हैं। कार्बनिक एसिड हमें पता है, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी सोडा जिसमें होता है, उसमें होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3 होता है, ठीक है, जो 3 हो जाएगा। ब्यूटाइरिक एसिड, ये हमारा जो रैंसिड बटर या फिर बटर में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। A का 3, C का 2, A का 3, C का 2, ऑप्शन नंबर थर्ड खत्म, ठीक है। यानी कि आपका लॉरिक एसिड हो जाएगा आपका कोकोनट मिल्क में। ये तो खैर कोई नहीं पढ़ता लॉरिक एसिड, और ये जो यूरिक एसिड दिया हुआ है यहाँ पे, ये कोई नहीं पढ़ता मस्टर्ड ऑयल वाला। लेकिन हाँ, कार्बोनेटेड ड्रिंक से आपको इसको रिलेट करना था, ब्यूटाइरिक एसिड, ये तो हम लोगों ने पढ़ा भी था, बटर में होता है, ठीक है, ब्यूटाइरिक एसिड। अच्छा चलो कुछ और एसिड देख लेते हैं, जैसे कि स्टिंग ऑफ आंट या फिर स्टिंग ऑफ जो बी होती है, उसमें कौन सा एसिड होता है, ठीक है। जो एप्पल होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, जो टैमरिंड यानी कि जो इमली होती है उसमें कौन सा एसिड होता है, वही एसिड ग्रेप्स में भी होता है। तो अगर हम स्टिंग ऑफ एन आंट में बात करें तो एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं इसका, या फिर इसको हम मेथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, मेथेनोइक एसिड, ठीक है, बिकॉज ओइक है ये, यानी कि एसिड है। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। एंड ये हमें देखने को मिलता है, एक पौधा होता है दैट इज़ कॉल्ड एज नेटल, उसकी लीव्स होती हैं नेटल लीव्स, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक। एप्पल में अगर बात करें तो एप्पल में होता है मैलाइक एसिड, एंड टैमरिंड और ग्रेप्स में होता है क्या, टार्टरिक एसिड, ठीक है, टार्टरिक एसिड होता है। और जो भी हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कर्ड हो गया या फिर थोड़ा सा दूध खट्टा हो गया, तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टो इज़ अ रूट वर्ड फॉर मिल्क प्रोडक्ट्स, तो लैक्टिक एसिड होता है। जैसे कि कर्ड में बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया से क्या याद आना चाहिए आपको, बैक्टीरिया से याद आना चाहिए कि अभी ये हमारी एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, उसने एक बैक्टीरिया की खोज करी है जिसका नाम क्या रखा है, पैंटोया टैगरी। क्यों? क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही फाउंड करी थी इन द ईयर 1921 में।
वॉट आर द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप जीरो कॉमनली नोन एज, तो ग्रुप जीरो में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं समूह शून्य में के तत्वों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? इनर्ट गैस कहा जाता है, वोलेटाइल कहा जाता है, रेडियोएक्टिव कहा जाता है, रिएक्टिव कहा जाता है, या फिर पागल कहा जाता है? क्या कहा जाता है इनको? तो इनको कहा जाता है इनर्ट गैसेस। अब ये है हमारी पीरियोडिक टेबल। इसमें से कुछ हमारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप है जिसमें हमें मेटल्स देखने मिलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एल्कली मेटल। ये एल्कली मेटल्स का ग्रुप है। ये क्या है? ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ग्रुप है, बिकॉज यहाँ पे आपके मेटल्स ही एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये जो है आपका ग्रुप नंबर 16 जहाँ से ऑक्सीजन से शुरू हो रहा है, चैल्कोजन के नाम से जाना जाता है। इनको हम जानते हैं ग्रुप नंबर 17 हेलोजन्स के नाम से, चैल्कोजन, हेलोजन। और ये नोबल गैसेज हैं 18th ग्रुप में, जिनको हम कलेक्टिवली इनर्ट गैसेज बोलते हैं। तो जो हमारी आवर्त सारणी है, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल है, उसके बेसिक्स थोड़े से भी इस वीडियो में जान लेते हैं। पीरियोडिक टेबल जो हमारी टोटल 18 ग्रुप्स यानी 18 समूह और 7, ठीक है, 18 पीरियड्स हैं इसमें, सारणी है, 7 पीरियड्स हैं इसमें। ये चीज़ क्लियर? उसमें से पहले को क्या बोलते हैं, दूसरे को 16, 17, 18। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए पहली बात तो। इज़ दैट क्लियर? बाकी ब्लॉक हम अलग वीडियो में देख लेंगे, जैसे कि इसको हम कलेक्टिवली एस ब्लॉक बोलते हैं, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है, एफ ब्लॉक क्या होता है। लेकिन अभी इतना आप समझो कि 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स, ठीक है, और ये इनके नाम एल्कलाइन अर्थ मेटल, चैल्कोजन, हेलोजन और नोबल गैसेस। और नोबल गैसेस क्यों रिएक्ट नहीं करती हैं, ये भी हम जब पढ़ेंगे कि इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है, इनको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इनमें कौन कौन सी गैसेज हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो ये ही, यानी कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि अभी चलो बताता हूँ, ही नी यानी कि ये कर, ही नी यह होगा ऑर्गन, ठीक है, कर जे, ठीक है, और रेडॉन है नीचे, या तो इसी में देख लो ये लिखा हुआ है, ही नी कर जे। तो इस तरह से याद करो कि तो इसका लिए ट्रिक ये है याद करने के लिए कि हेमा, नेहा और करीना जीती रहना, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। पूरा ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अभी एक उसमें पूछ लेते थे सीजल में आई थिंक कि सेकंड ग्रुप का लास्ट एलिमेंट कौन है, तो भाई सेकंड ग्रुप का लास्ट एलिमेंट ये होगा नियॉन। फोर्थ ग्रुप का कौन होगा, ऑर्गन। ये याद करना बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि लास्ट किसी भी, अगर हम बात करें ग्रुप नहीं पीरियड में, लास्ट किसी भी पीरियड में नोबल गैस ही आएगी ना। तो आप इस तरह से मतलब हेमा, नेहा और करीना, ठीक है, जीती रहना। तो आपको पता ही है फर्स्ट ग्रुप का लास्ट एलिमेंट है, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, ये फिफ्थ का, ये सिक्स्थ का, इस तरह से, ठीक है। और ऐसे करके आप याद कर सकते हैं पूरे ऑर्डर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बादशाहनामा। बादशाहनामा किसने लिखी है? अब्दुल हामिद लाहौरी, इनायत खान, अबुल फजल या फिर बाबर। तो बादशाहनामा लिखी है अब्दुल हामिद लाहौरी ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। अबुल फजल की अगर बात करें तो इन्होंने अकबरनामा लिखी है, अकबरनामा। और अकबरनामा 3 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट हैं इसके। 3 वॉल्यूम में जो पहला वॉल्यूम है ये अकबर के एंसेस्टर्स यानी उनके पूर्वजों के बारे में बात करता है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, पूछ लेता है इस तरह से। सेकंड में उनके कार्यकाल यानी उनके रेन के बारे में दिया हुआ है, और थर्ड में दिया हुआ है उनके एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के बारे में। और जो थर्ड वॉल्यूम है इसी को हम बोलते हैं ऐन अकबरी, ठीक है, यही है आपकी क्या, ऐन अकबरी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अबुल फजल नवरत्नों में से एक थे अकबर के, और इनके जो भाई फैज़ी थे वो भी नवरत्नों में से एक थे, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाबर की अगर बात कर लें तो ये जो बाबर थे इनकी ऑटोबायोग्राफी है तुजुके बाबरी, ये इन्होंने खुद लिखी, तुजुके बाबरी। बट ये इन्होंने लिखी टर्किश लैंग्वेज में, टर्किश में, और इसको पर्शियन में कन्वर्ट करने का काम किया बाबरनामा, बाबरनामा लिखी। पर्शियन में किसने कन्वर्ट किया? तो पर्शियन में कन्वर्ट किया अबुल फजल, सॉरी, अब्दुर रहीम खाने खाना ने, अब्दुर रहीम खाने खाना, ये इनका पूरा नाम था जिन्होंने इसको पर्शियन में कन्वर्ट किया बाबरनामा को। और ये कोई और नहीं बल्कि जो अकबर का संरक्षक हुआ बैरम खान, जो उसका एक तरह से रीजेंट था, ठीक है, उसका बेटा था ये बैरम खान, ठीक है, बैरम खान का बेटा थे अब्दुल रहीम खाने खाना। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल क्रिटिसिज्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन निजीकरण की संभावित आलोचना है? एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इनटू प्राइवेट बिजनेस, expansion of bureaucracy and efficiency in public enterprise, reduced competition and innovation in the market, limited access to essential services for marginalized populations। तो अगर हम बात करें, ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बारे में क्रिटिसाइज़ करते हो तो उसकी बड़ाई नहीं बताते हो, ठीक है, उसकी बुराई बताते हो। तो ये तो एक तरह से एक्सपेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक एंटरप्राइज, तो ये जो है प्रोफेशनल क्रिटिसिज्म प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। अच्छा, मतलब प्राइवेटाइजेशन का क्या वो है? तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि
सारी चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं, गवर्नमेंट हट रही है, गवर्नमेंट हट रही है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे? एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ये तो तब होता है जब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब गवर्नमेंट साइड हट रही है, यानी कि प्राइवेट प्लेयर को खेलने का मौका दे रही है। जब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। ब्यूरोक्रेसी तब एक्सपैंड होती है जब गवर्नमेंट यानी कि स्टेट इंटरफेयर करता है। तो ये तीनों आप आराम से लिमिट कर सकते हैं। लिमिटेड एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज फॉर मार्जिनलाइज पॉपुलेशन, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन का एक क्रिटिसिज्म होता है, जैसे हर जगह प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे में अगर प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह से कर दिया जाए तो क्या होगा? प्राइवेट ये लोग ट्रेन चलाएंगे, गरीबों का फिर ध्यान नहीं रखा जाएगा उसमें। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, ठीक है। अगर आप नहीं दे पा रहे किराया तो अपनी ऐसी तैसी में जाओ, हमें तो प्रॉफिट से मतलब है। ये होता है प्राइवेटाइजेशन का मेन एकदम फंडा। तो इसलिए वो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करती है ऐसे में। 20th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स डिड ध्रुव सेना द सेकेंड अटेंडेड हर्षाद असेंबली एट प्रयाग? निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रा के अनुसार ध्रुव सेन द्वितीय प्रयागराज यानी इलाहाबाद के हर्ष की सभा में शामिल हुए? तो अब हमें पता है भाई हर्षवर्धन किसके टाइम पे आए थे, सॉरी हर्षवर्धन के टाइम पे कौन ट्रैवलर आया था? तो ये था ह्यून सांग, जो कि सेकेंड चाइनीज़ ट्रैवलर था। ये सेकेंड चाइनीज़ ट्रैवलर था इंडिया में। और इसके टाइम मतलब इसको हम जुआन जांग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जुआन जांग। आई होप यहाँ मैं सही स्पेलिंग लिख रहा हूँ जुआन जांग की। और ये क्योंकि हर्षवर्धन के टाइम पे आया था और हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पे पुलाकेशिन II ने। तो ये पुलाकेशिन II के कोर्ट में भी गया था, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। पुलाकेशिन II की अगर बात करें तो ये चालुक्य डायनेस्टी के एक रूलर थे, ठीक है। और इसकी एक किताब है ह्यून सांग की जिसका नाम है CU की, जहाँ पे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करता है। फाहीन की बात करें तो ये इंडिया में पहला चाइनीज़ ट्रैवलर था। ये वॉज द फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर इन इंडिया। और ये किसके टाइम पे आया था इंडिया? तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था इंडिया, जो कि एक गुप्ता रूलर है। मार्को पोलो की अगर बात करें तो ये भी एक वेनिस से जो है ट्रैवलर आया था इंडिया में। और ये आया था पांड्या जो किंग्स थे, पांड्यन किंग्स, उनके टाइम पे आया था ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने समराइज़ कर दी कि ह्यून सांग हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। आज से कितने साल पहले, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो 1400 साल पहले आज से। वॉज द सेकेंड चाइनीज़ ट्रैवलर, जुआन जांग के नाम से जाना जाता है। पुलाकेशिन II जो चालुक्यन डायनेस्टी के रूलर थे उनके कोर्ट में भी गया था। क्यों? क्योंकि पुलाकेशिन II ने हराया था हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे। और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, इनका कंटेम्प्रेरी है हर्षवर्धन का पुलाकेशिन II। और फिर पुलाकेशिन II को हम आगे देखेंगे, पल्लव डायनेस्टी का एक रूलर था, उसने हराया था नरसिम्हवर्मन I, जिसने कि फिर इनको हरा के वातापी कोंडा का टाइटल लिया था, वो आगे देखेंगे, ठीक है। 21 यहाँ पे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स यहाँ पे स्कीम दी हुई है और यहाँ पे टारगेटेड लेंथ, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉरिडोर, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, एक्सप्रेसवेज, इंटरनल कॉरिडोर्स एंड फीडर रोड्स। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉलेज के बेसिस पे तो ये क्वेश्चन किया नहीं जा सकता है, ठीक है। किसी को इतनी नॉलेज नहीं कि भाई कितनी किस में क्या लेंथ है, ठीक है, किसी को नहीं, मैं जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। इसको नेटो से लेकिन किया जा सकता है। देखिए नेटो में हम लोगों ने पढ़ा था 1411। टेलीग्राम पे इसका तो वीडियो भी मिल जाएगा, मैंने टेलीग्राम पे 2 बार इसका वीडियो भी बना के डाला था, कैसे मैचिंग वाले क्वेश्चन करने हैं अगर नहीं आता है तो ये मतलब 3 ऑप्शन बोल रहे हैं, एक होगा और एक ऑप्शन बोल रहा है, तो ऑड वन आउट हम कर देंगे। फिर ये 2 2, ठीक है, तो 3 वाले को आउट कर देंगे। देन C का 3 होगा या फिर C का 4 होगा, बस ये थोड़ा सा हमें डिसाइड करना है। और यहाँ पे अब C का 3 होगा या फिर C का 4, तो एक्चुअल में यहाँ ये ऊपर बोल रहा है C का 3 होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। क्या लॉजिक इसका, क्या है लॉजिक? यही है जो बताएं, इसका और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। और जब मैं करवाता था तो कुछ लोग लॉजिक पूछते थे, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं पूछा होगा, जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो ये क्वेश्चन आराम से सही हुआ होगा उनका, बिना कुछ जाने भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 22 विच कमिटी हैड सजेस्टेड अ पेनल्टी फॉर और पनिशमेंट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन ना करने पर जुर्माना या सजा का सुझाव दिया था? स्वर्ण सिंह कमेटी, वर्मा कमेटी, मोरारजी देसाई या फिर इंदिरा गांधी कमेटी? तो स्वर्ण सिंह कमेटी को बनाया गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, इंदिरा गांधी जी के रिकमेंडेशन पे इस कमेटी को बनाया गया, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। और इस कमेटी ने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, जिसमें कि काफ़ी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया गया और कुछ नहीं ली गई। फिर 42nd अमेंडमेंट हमने किया था, यानी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था, जिसको कि हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे इसलिए। और ये 1976 में हुआ था ये आपका अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
और इससे जो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पार्ट, या फिर हम बोल सकते हैं पार्ट नंबर 4A यानी भाग 4 को आर्टिकल नंबर 51A, ठीक है, 51 यानी कि 51 में जोड़ी गई थी। पहले ओरिजिनली 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी, देन अगेन 86th अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, जहाँ पे लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी 11th वाली को भी जोड़ा गया था, जो कि गार्जियंस को ड्यूटी दी गई थी कि अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना है। क्या है किस ड्यूटी में वो हम आगे देखेंगे, अभी हमें नहीं देखना है, ठीक है। अभी सिर्फ हमें इतना ही, अभी इस क्वेश्चन के लिए आप इतना याद रखो कि सरदार स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था, 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, 1976 में हुआ था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, पार्ट नंबर 4A आर्टिकल नंबर 51A, और अभी इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्मा कमेटी की अगर बात करें, जस्टिस वर्मा कमेटी, इट काइंड ऑफ आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि क्या लीगल प्रोविजंस लाए जा सकते हैं जिससे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अप्लाई किया जा सकता है। बिकॉज अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, मौलिक कर्तव्यों की बात करें, तो ये वाद नियोग है, यानी कि वाद योग नहीं है, दे आर नॉन जस्टिसिएबल। अगर किसी ने कोई फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं किया तो हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, या फिर कोर्ट उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, तो नॉन जस्टिसिएबल है। लेकिन अगर कोई एक एक्ट बना दिया जाता है, जैसे कि फ्लैग कोड एक्ट है, ठीक है, 1971 का फ्लैग कोड एक्ट, इसके तहत अगर आपने फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट किया, बिकॉज जो हमारी पहली फंडामेंटल ड्यूटी है वो यही बोलती है कि आपको रिस्पेक्ट करना है नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग को, तो अगर आपने उसको डिसरिस्पेक्ट किया देन अब आपको सज़ा मिलेगी, बिकॉज एक एक्ट आ चुका है उसको लेके। इस पर भी CGL एंड सॉरी आई थिंक स्टेनो में क्वेश्चन बना था इस बार, स्टेनो 2023 में, अगले स्टेनो या फिर CPO में बना था, आई थिंक, इतना तो एग्जैक्टली याद नहीं है, CPO या फिर स्टेनो में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 23rd। ये भी काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है और करना काफ़ी मुश्किल है इसको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको हम कर सकते हैं निट्टो से। एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट आई थिंक हो ही जाएंगे इसमें, क्योंकि 2 ऑप्शन हैं जो 3 से शुरू हो रहे हैं, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। देन 1 है दोनों में, तो अब एलिमिनेशन गेम नहीं चलेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि C का 2 होगा या फिर C का 4 होगा। तो C का 2 होगा या फिर C का 4 होगा, यानी यूजेन ऑल क्लॉव्स में लेंगे या फिर नॉल। ऑल मतलब इसका एक तो ये हुआ कि अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है ये, ठीक है, एक तरह का यूजेनॉल हम बोल सकते हैं, जैसे फिनॉल होता है हमारा, यानी कि OH ग्रुप लगा होगा, और इसको हम एसोसिएट कर सकते हैं क्लोव से, ठीक है। तो यानी कि C का 4 हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। थोड़ा डिफिकल्ट है, हाँ, आप एक लेवल तो इसको एलिमिनेट कर सकते हो, आपने 2 ऑप्शन हटा दिए, बट उसके बाद थोड़ा सा आपको इस तरह से चीज़ें बिठानी पड़ेंगी, ठीक है। और D का 2 होगा आपका ना, पिपराइन ब्लैक पेपर, ठीक है, पिपराइन आपका ब्लैक पेपर से एसोसिएटेड होगा, ठीक। And the second last question of the day is, which of the following are some regions in the world known for their thriving citrus fruit production? कितनी बार हम लोगों ने किया था ये मेन से पहले, ठीक है। जब भी मेडिटेरेनियन सी हम लोग देखते थे तो मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताता था। एक तो जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट बताता था, फिर मैं आपको ये बताता था कि यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो ओरिजिनेट होते हैं यही विंटर्स के टाइम पे रेनफॉल करते हैं। जैसे अभी विंटर्स चल रही हैं, अभी रेनफॉल होगी, तो वो जो रेनफॉल होगी वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी पश्चिमी विक्षोभ जो क्रिएट हुआ है उसकी वजह से होगी। और उनको कैरी करके कौन लाता है? उनको कैरी करके लाती है हमारी जेट स्ट्रीम। जो जेट धाराएं होती हैं, जेट स्ट्रीम होती हैं, वो इसको जो हाई स्पीड, ये जेट स्ट्रीम क्या होती हैं, जेट धाराएं क्या होती हैं, हाई स्पीड में ब्लो करने वाली विंड होती हैं, पवन होती हैं जो अपर ट्रोपोस्फियर से, ट्रोपोस्फियर क्या होता है वो हम पढ़ेंगे जब एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जेट स्ट्रीम ब्लो करती है और इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लेके आती है और यही विंटर्स में रेनफॉल करती हैं। और यहाँ पे विंटर जो हमारा मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो अपनी विंटर्स रेनफॉल के लिए जाना जाता है। यहाँ पे समर ड्राई होती है और विंटर्स में रेनफॉल होती है। और इसमें ध्यान रखना कि ये सिट्रस फ्रूट प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे जो वाइन इंडस्ट्री है ना वो भी काफ़ी डेवलप्ड है सिट्रस फ्रूट्स की वजह से। एंड द लास्ट, तो ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। और चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेट दिख रही है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार, ठीक है, जिब्राल्टार जलडमरू मध्य। तो ये किसको मतलब एक तरह से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशियन। स्ट्रेट क्या होता है, जलडमरू मध्य क्या होता है, जो दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ने का काम करता है। तो ये मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक सी को जोड़ रहा है। ऐसे अभी एक हमारा स्ट्रेट न्यूज़ में है जिसका नाम है बाबल मांदेय स्ट्रेट। ये सुएज कनाल दिख रहा है आपको, ये इसके नीचे जस्ट है, ये रेड सी है, ये है आपका रेड सी, और ये एक गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। इस तरह से हमारा एक बाबल मांदेव स्ट्रेट जो कि काफ़ी समय न्यूज़ में है, बाबल मांदेव। ये किसको कनेक्ट करता है, मैप पे लोकेट करके देखिएगा इसको, लाल सागर यानी रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करने का काम करता है, एडन की खाड़ी से, ठीक है। बाकी जब कोई क्वेश्चन आएगा स्ट्रेट का तो हम सारी चीज़ें देखेंगे, बस अभी के लिए तो मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया यहाँ पे।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर एंड द 5 ईयर प्लान। ये भी हम लोगों ने किया था जब हम लोगों ने इकोनॉमिक्स किया था कि किस 5 ईयर प्लान के टाइम पे कौन एक तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो जवाहरलाल नेहरू में पता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, तीनों में थे, तो इनका ये हो जाएगा। मनमोहन सिंह हमारे 11th में थे, मनमोहन सिंह हमारे 12th में थे। एक्चुअली 11th में तो अटल बिहारी वाजपेयी भी जी थे, लेकिन उसके बाद मनमोहन सिंह आ गए थे। तो 2 का सी हो जाएगा, ठीक है, और 1 का ए। ऑब्वियस सी बात है, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे 10th हो जाएंगे, 10th के। ठीक है, ओके ओके ओके, एक सेकंड। 12th तो पूरा नहीं हो पाया था, 12th में भी हमारे मनमोहन सिंह जी थे, 11th में भी थे, और 10th में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और 10th में ध्यान रखना अटल बिहारी वाजपेयी 9th में थे, और 10th में आधा थे, आधा मतलब इसके बाद मनमोहन सिंह आ गए थे। तो मनमोहन सिंह ने 10th को कंप्लीट किया, देन 11th में रहे, देन 12th में रहे। तो आंसर हो जाएगा ACB। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4th। तो ये ध्यान रखना, पहला, दूसरा और जो तीसरा 5 ईयर प्लान था उसमें ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। अब 5 ईयर प्लान पे जब कोई और क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम सब डिस्कस कर लेंगे कि कौन से 5 ईयर प्लान में कौन प्राइम मिनिस्टर था। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू थे, देन हमारे 4th में, 5th में एंड 6th में इंदिरा गांधी जी रही थी, इंदिरा गांधी। 7th में राजीव गांधी, ठीक है। 8th में PV नरसिम्हा राव, ठीक है, PV नरसिम्हा राव। 9th में अटल बिहारी वाजपेयी, 10th में अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह, और 11th 12th में हमारा मनमोहन सिंह थे, और 12th जो था हमारा लास्ट था। 2012 में स्टार्ट हुआ था 12th 5 ईयर प्लान, और 2014 तक ही चल पाया, 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाया, बिकॉज हमें पता है कि देन योजना आयोग इसको स्क्रैप करके प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग जो इन 5 ईयर प्लान को इंप्लीमेंट करता था, उसकी जगह पे नीति आयोग को जो है ले आया गया था। चाहे प्लानिंग कमीशन हो, योजना आयोग हो, चाहे नीति आयोग हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ध्यान रखना। कार्यकारी ये बॉडीज़ हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इनका कोई आर्टिकल नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अभी के लिए प्लानिंग कमीशन में या फिर 5 ईयर प्लान में सिर्फ इतना ही याद करिए कि कौन प्राइम मिनिस्टर था कब, फिर 5 ईयर प्लान कब आया, कैसे आया, फर्स्ट में क्या था, सेकंड में क्या था, वो हम एक एक करके देखेंगे, बिकॉज अभी बहुत टाइम है, आराम से हम लोग करेंगे चीज़ों को, बहुत ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हमारे जो एग्ज़ाम स्टार्ट हैं वो मई फर्स्ट वीक से स्टार्ट है ना, अप्रैल एंड और मई से स्टार्ट है। तो हमारे पास अभी टाइम है, धीरे धीरे सारी चीज़ें एकदम होलिस्टिक कवरेज करते चलेंगे, ठीक है, कहीं कुछ छूटे भी ना और सारी चीज़ें हो भी जाएँ अच्छे तरीके से। तो ये था हम लोगों का सारी चीज़ें, और मैं नोट्स को लेके बता देता हूँ। तो नोट्स अगर आपको चाहिए अनरिटन, पहले तो इस पर्टिकुलर क्लास के नोट्स आपको परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और वहाँ से आप देख लेना कि नोट्स कैसे क्या है। देन यहाँ पे आपको परमार अकेडमी ऐप होगा, या फिर www.parmaracademy.in करके वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, ठीक है, और आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। कोर्सेज सेक्शन में जाके कोर्सेज में जाएंगे तो आपको एक मिलेगा PDF नोट्स, PDF ऐसे करके मिलेगा, PDF कोर्स, हाँ एक तरह से मिलेगा PDF कोर्स, ठीक है। तो PDF कोर्स करके मिलेगा, और PDF कोर्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में पार्ट 3 मिलेगा, ठीक है, PDF कोर्स पार्ट 3 यानी GK PY की सीरीज़ पार्ट 3, और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होगा 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ठीक है, मैक्सिमम 3 महीने का ये। तो ये आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इस तरह से मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से अगर आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। बाकी जिन लोग को जो आईफोन यूज़र्स है, मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, तो उस पर आप मैसेज कर सकते हो। आईफोन का जो लिंक है वो आपको, क्योंकि ऐप स्टोर पे अभी अवेलेबल है ऐप, और अगर आपको आईफोन में डाउनलोड करना है तो एक लिंक हम लोग देंगे, ठीक है, तो वहाँ से आप क्लिक करोगे, देन वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ 6307286428, ठीक है, ये मोबाइल नंबर है, और ये मेरा नंबर नहीं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें वो मैसेज मत करिएगा सर हमारा ये डाउट है, ये मेरा नंबर नहीं है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इस पर आप मैसेज करके अपना लिंक ले सकते हैं, और बाकी ये भी डाउट मत पूछिएगा हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें सारी चीज़ें मैंने डाउट क्लियर कर रखे हैं। ये इस नंबर जो मैंने दिया इस पर ये डाउट क्लियर आपका नहीं होगा, बस इसमें वही कि अगर ऐप नहीं चल रहा है या लिंक चाहिए या फिर इस तरह से कुछ है तो आप वहाँ पर इस नंबर पर डाउट भेज सकते हैं, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।